हेलो और वेलकम टू करंट अफेयर्स। एक बैड न्यूज इंडिया के लिए आ रही है कि फोर्ड जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी है वो इंडिया से रैप आउट कर रही है, जिससे करीब 4,000 नौकरियों पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अब आखिर ऐसा क्या हो गया जो फोर्ड एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, अचानक से इंडिया छोड़कर क्यों जा रही है। तो आज हम इस पे पूरी चर्चा करेंगे, क्या रीजन है उसको यहाँ से जाने का, क्या फोर्ड वाले क्या कह रहे हैं, इंडिया की तरफ से क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया पर और क्या सोल्यूशन है। तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। सबसे पहले फोर्ड कंपनी के लिए एक ब्रीफ डिटेल्स। फोर्ड क्या है? फोर्ड एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो अमेरिकन बेस है। ये कार और लग्जरी कार में डील करती है। इसका हेडक्वार्टर डेबॉन मैक्सिकन यूएस में है। ये करीब इनकॉर्पोरेट हुई थी 1963 में। इसकी ग्लोबली रैंक अगर आप देखोगे तो ये करीब 11 पर आती है ग्लोबली। और अगर यूएस में आप देखोगे तो 3 से 4 इसकी रैंक आती है। भले ये अमेरिका बेस्ड कंपनी है फिर भी इसकी रैंक 3 to 4 बेस आती है। उसके अलावा इसकी रैंक करीब इंडिया में 7 रैंक आती है और ये मार्केट कैप्चर की है इंडिया में करीब 2.75%। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आखिर रीजन क्या है इनका इंडिया को छोड़ने का। तो हम पहले तो ये रीजन देंगे जो उन्होंने शेयर किया है। सबसे बड़ा चीज क्या है, इंडिया में कंपटीशन बहुत हाई है और लास्ट ईयर क्या हुआ, ये इंटरनेशनली जो फोर्ड कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उसने ब्राजील को से रैप आउट कर दिया था। वहां पर भी उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उनका ऑपरेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो रहा था बट रेवेन्यू उनको ज्यादा नहीं दिख रहा था। उसके अलावा एक रीजन ये भी है कि इनका जो मार्केट शेयर है पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2.75% है, जबकि जो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट शेयर है इंडिया में वो करीब 51% मारुति सुजुकी का है। अब कहते हैं ना कि अगर 5 कार बिकती है तो जिसमें से 4 तो सिर्फ मारुति सुजुकी की बिकती है इंडिया में। तो इनका सबसे बड़ा रीजन इन्होंने जो दिया है वो है कि इनको रिसेंटली जो लॉस हुआ है करीब 2 बिलियन का हुआ है, यानी 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि जस्टिफाई नहीं है। जिसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा है अभी के लिए तो हम कार तो मैन्युफैक्चर बिल्कुल बंद कर रहे हैं। इंजन हम बनाएंगे, इंजन अभी मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको एक्सपोर्ट वगैरह करेंगे, बट आने वाले टाइम में यानी करीब 2022 तक हम पूरी तरीके से इंडिया से रैप आउट कर देंगे, क्योंकि हमें आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा है इंडिया में कि कार सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। एक रीजन ये भी है इंपोर्ट ड्यूटी। अब इंपोर्ट ड्यूटी क्या है? 30% इंपोर्ट ड्यूटी कॉमर्शियल व्हीकल पर है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। एक्चुअली क्या है, जब कोई कार मेकर कंपनी या कोई भी मैन्युफैक्चर बाहर की कंपनी इंडिया में प्लांट लगाती है तो वो क्या करता है, 100% मैन्युफैक्चर यहाँ नहीं करती। हो सकता है बाहर से कर रही हो तो कुछ पार्ट यहाँ पे होता है, कुछ पार्ट बाहर से आता है, असेंबल करता है, तो उस पर लगने वाली ड्यूटी ऑलमोस्ट 30% है, जो कि एक बहुत बड़ा रीजन है। और उसके अलावा सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट शेयर में किसका कितना है इंडिया में। तो सबसे मेजर पे आती है मारुति सुजुकी, 51.22%। अब मारुति सुजुकी इतनी आगे क्यों है? क्योंकि मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा बेनिफिट है उसकी सस्ती और टिकाऊ। जो एक्चुअली क्या है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडिया में वो है मिडिल क्लास। तो वो सबसे पहले अगर उसके दिमाग में कार लेने का ख्याल आता है तो वो मारुति सुजुकी की तरफ जाता है, क्योंकि इसका एक रीजन ये भी है कि इनके पार्ट्स सस्ते होते हैं, इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं। कुछ भी खराब हो जाता है आपको सारे पार्ट A to Z पार्ट आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो कार बनाते हैं उसमें क्या है कि जो एवरेज वगैरह देता है वो अक्सर ज्यादा होता है, तो कॉमर्शियल के लिए भी लोग पसंद करते हैं और प्राइवेट गाड़ी के लिए भी इसको पसंद करते हैं। इसके अलावा इन्होंने मारुति सुजुकी ने क्या किया, इन्होंने इंडिया में जो इनका जो है ना सेल के लिए जो एडवर्टीजमेंट किया है, जो ब्रांडिंग किया है, अलग ही लेवल की है, बहुत ज्यादा इस पे वर्क किया है इन्होंने। डीलरशिप इतना ज्यादा फैला दिया है और 100% इंडिया में मेक इन इंडिया की तरह इन्होंने 100% पूरा प्लांट सेटअप किया है। तो ये बाहर से कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करते, बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करते, ये सीधा सीधा सारे कार को इंडिया में ही बनाते हैं, जिसकी वजह से इनको किसी भी पार्ट पर अलग से ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। तो इनको इनके जो कार हो जाती है वो सस्ती भी हो जाती है। तो भरोसेमंद गाड़ी मारुति सुजुकी है इंडिया में इस वक्त पे, इस वजह से जो शेयर है करीब 51.22% है। वहीं दूसरे नंबर पे आती है Hyundai 16.14%। अब 16.14% डायरेक्ट 51 से 16% पे आ गया, ये कैसे? एक्चुअली उसने तो पूरा कवर करके रखा है, बाकी सब में बाकी जो बच रही है वो कंपनी आती है। अब Hyundai ने भी अच्छी ब्रांडिंग की हुई है, अच्छी मार्केट सेल है इसकी इंडिया में, इसकी भी लोग पसंद करते हैं। सीएनजी में भी इसकी गाड़ी आ रही है, मारुति में तो आती ही है, इसकी सीएनजी में भी गाड़ियां आ रही है। इसके भी पार्ट जो होते हैं मिल जाते हैं अच्छे से, तो ये इंडिया में अच्छा ग्रोथ कर रही है। और इसके भी ओवरऑल 100% जितने भी इंडिया बेस्ड कंपनी है इसके भी सारे पार्ट जो है वो मेक इन इंडिया ही है, तो इस वजह से इसको इन्होंने अच्छा मार्केट कैप्चर कर रखा है। उसके बाद आता है महिंद्रा 7.53%, जो कि उसका भी आधा हो गया। तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, बट ओवरऑल देखा जाए तो चल रही है। टाटा मोटर्स एक जैपनीज कंपनी है, ये पूरे वर्ल्ड में टॉप कंपनी है जो सबसे ज्यादा कार को सेल करती है। इनसे
बेस्ट गाड़ी और कोई बनाता ही नहीं, क्योंकि परफॉर्मेंस के मामले में और ओवरऑल रिलायबिलिटी के मामले में सब में ये नंबर 1 पे आती है हमेशा। पर इंडिया में इतना कम क्यों है? देखिए, इंडिया में क्या है ना कि हर कोई जो है सस्ते बताया, जैसे ही भी कार लेने का आएगा डायरेक्ट मारुति सुजुकी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो इंडिया बेस्ड कंपनी है, उसके पार्ट सस्ते, उसकी सर्विस सस्ती है, इसलिए उस पर जाता है। पर टाटा मोटर्स का क्या है? टाटा मोटर्स एक जापानीज कंपनी है। अब टाटा मोटर्स भले इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, बट उसके भी पार्ट क्या है, वो जापानीज है, तो वो क्या करती है कि कुछ पार्ट तो इंडिया में बनाती है, बाकी पार्ट बाहर से मंगवाती है, इंपोर्ट करती है, क्योंकि उसके प्लांट पूरे दुनिया में है। तो उसके पर क्या होता है, जब वो इंपोर्ट होता है तो उस पर ड्यूटी बहुत ज्यादा लग जाती है, और अपने सेल्स पर बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ज्यादातर इनकी जो लग्जरी कार है, जैसे फॉर्च्यूनर है और टोयोटा की सबसे ज्यादा यहाँ चलने वाली फॉर्च्यूनर ही है, इनोवा है, तो इस पे ही ज्यादा उन्होंने अपना वजन निकाला और इस पे ज्यादा वर्क किया। पर इनको जरूरत है और भी यहाँ पे सेटअप करने के लिए और भी सेल करने के लिए, तो ये बढ़ रहा है। वैसे कुछ सालों में देखा गया है जो ये 6.8% मार्केट कैप्चर कर रहा है, ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। होंडा होंडा के करीब 5.44% है। होंडा का डिसएडवांटेज यही है कि जो होंडा की गाड़ियां हैं थोड़ा महंगी है, मिडिल क्लास के लिए नहीं आ पाती है, और इसके जो पार्ट्स, इसके सर्विस सब बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि ये इंडिया की कंपनी नहीं है, इस वजह से। उसके बाद आता है, सॉरी मैंने आपको टोयोटा का बता दिया, ये टाटा का था, जो टोयोटा का हो गया, मैं टाटा का कवर कर लेता हूँ। टाटा भी इंडियन बेस्ड कंपनी है। टाटा का क्या रीजन है ना बिकने का? टाटा में क्या है कि टाटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनकी सर्विस सेंटर, इनके एक्चुअली टाटा एक जो है अपने एम्प्लॉय को कभी निकालता नहीं, जल्दी वो निकालता ही नहीं, चाहे उसकी सेल हो चाहे ना हो, वो अपने रखता है। तो सारे जो डीलरशिप इनके एम्प्लॉयज है, आप जाके कभी कराओगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से डील करते हैं। तो उनकी सबसे ज्यादा कंप्लेन लोगों की रहेगी टाटा के सर्विस सेंटर से, वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना चाहते। उसके अलावा टाटा की जो गाड़ियां हैं वो मजबूत बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उसके रिलायबिलिटी के मामले में मारुति सुजुकी के पीछे आती हैं। और उसके बाद उनका जो डिसएडवांटेज हो जाता है टाटा का, तो टाटा का क्या है ना, जो एवरेज होता है मिडिल क्लास, मैंने क्या कहा, जो गाड़ी मिडिल क्लास में सबसे बेहतर बनाएगा वो इंडिया में सबसे ज्यादा सक्सेस होगा। तो मिडिल क्लास को चाहिए सस्ती सुंदर और टिकाऊ। अब सस्ती सुंदर तो बना दिया, टिकाऊ तो बना दिया, पर सस्ती यानी कि जो फ्यूल है, अगर फ्यूल का आप इसका देखोगे तो औरों के मुकाबले इसके जो एवरेज होते हैं गाड़ियों के वो कम होते हैं, जिसकी वजह से इसके जो मार्केट कैप्चर वो कम है। उसके बाद आता है जो हमारे हैं फोर्ड। फोर्ड का जो देखिए आप देख सकते हो 2.74%। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसी यही है कि इनके जो मोस्टली जो पार्ट है वो बाहर से ही बन के आते हैं, तो उस पर लगती है ड्यूटी। इंडिया में इन्होंने सेटअप किया है, पर 100% जो है इंडिया में नहीं बनाते, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया। बाकी फोर्ड ने इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा सेल पे ध्यान नहीं दी, अपने डीलरशिप पे ध्यान नहीं दी। और फोर्ड क्या है, ज्यादातर लग्जरी कार में डील करता है। अब इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंने क्या कहा, मिडिल क्लास ज्यादा है, तो लग्जरी कार का उतना अच्छा स्कोप नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से एक रीजन है। फोर्ड कंपनी का दूसरा ये है, जो इनके पार्ट्स वगैरह है वो आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ की कंपनी नहीं है। तो इसको सर्विस सेंटर हर कोई जाना नहीं चाहता, जाता भी है तो भी नहीं मिलता, टाइम लगता है, बाहर से आना पड़ता है। तो इससे भी इनको इनके जो सेल्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद आया आपका रेनो। रेनो भी अच्छा कर रहा है, कम टाइम में अच्छा ग्रोथ कर लिया 2.36%, और ये ग्रोथ कर रहा है। इसने भी क्या मिडिल क्लास के लिए अच्छा इसकी कार निकाला, क्विड निकाला, और भी। तो इस वजह से इसकी ग्रोथ कम टाइम में अच्छी दिख रही है। निसान आप देख सकते हो 1% है, वोल्क्सवैगन ये भी बाहर कंपनी है 1% है। देखिए अब सबसे पहले इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑटोमोबाइल कंपनियों का। अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी में करीब 7% कंट्रीब्यूट है, जो कि कम नहीं होता। मैं टोटल की बात कर रहा हूं, जितने भी इंडिया में ऑटोमोबाइल कंपनी है उसके अकॉर्डिंग। अब इंडिया का क्या टारगेट है? इंडिया ने कहा है कि हम इसको 12% तक ले जाना चाहते हैं, तो 7 से 12 ले जाना है। पर इस तरह की प्रॉब्लम होगी। अभी आप कुछ दिन पहले आप देख सकते हो, एक यूएस की कंपनी थी, हार्ली डेविडसन बाइक की थी, वो लग्जरी बाइक बनाती थी, वो भी इंडिया से रैप आउट करी है। उनका भी सेम रीजन था, वो इंपोर्ट करते थे, उस पर टैक्स बहुत लगता था, तो वो अपने ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी अपने सेल को, इस वजह से वो भी चलेगी। पर खैर उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। पर फोर्ड पे इसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि फोर्ड की गाड़ियां बहुत दिखती है यहाँ पर, और इस फोर्ड ने बहुत सारी जॉब भी क्रिएट की रखी है, कर रखी है इंडिया में। अब उसके अलावा आप देख सकते हो 12% टारगेट है, और इंडिया से अभी करीब जो ओवरऑल है करीब 3.4 करोड़ जॉब करंट में सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर से आती है। और इंडिया का टारगेट कितना है, इसको 5 करोड़ तक ले जाना। भाई अब किसी चीज को और ऊपर ले जाना, और ऊपर से यहाँ पे जो बाहर की कंपनियां हैं वो छोड़ के जाएगी, तो ये ऊपर आएगा या नीचे जाएगा, तो इस पे बिल्कुल असर पड़ेगा। अभी तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट 4000 नौकरियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो सिर्फ डायरेक्ट हो गई, इनडायरेक्ट भी पड़ेगा। क्या होता है कि जब ऑटोमोबाइल कंपनियां होती हैं
वो बहुत कुछ चीज बाहर पे डिपेंड करती है, दूसरे जो बिजनेस है उस पर डिपेंड करती है, वो बाहर से कुछ पार्ट्स खरीदती है मैन्युफैक्चर करने के लिए, कुछ कंपोनेंट्स खरीदती है, तो उन सब पे भी असर पड़ेगा। जब उन पर असर पड़ेगा तो उनके ऊपर भी जॉब जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही खराब इम्पैक्ट इंडिया पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का, इंडियन इकोनॉमी पे ये इसका पड़ेगा, जिस तरह से अगर कंटिन्यू बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया से रैप आउट करती जाएगी। तो सबसे बड़ा और क्या है, इनको सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही हो सकता है कि सबसे पहले तो इंडिया में जो कंपनियां आ रही हैं, जो बाहर की कंपनियां हैं वो आ रही हैं, तो इंडिया में उन्हें करने के लिए वो 100% तो बना नहीं पा रही हैं, उनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है उनके पार्ट। तो उसको करीब 5 से 6% या 10% का रिलीफ देना चाहिए, जिससे क्या होगा तो उनको ग्रोथ मिल सके, उनको टैक्स का बर्डन ना पाए। अभी आप जानते होंगे टेस्ला इंडिया में इंटर कर रही है। एलॉन मस्क ने भी सेम बात कही है, देखिए हम 100% इंडिया, मेक इन इंडिया गाड़ी बना देंगे, पर उसमें लगता है टाइम। अब आप कहोगे कि मैं डायरेक्ट आऊं सारी पूरे इंडिया में अपना सारा प्लांट सेटअप कर दूं और सारा A to Z पार्ट बनाऊं, नहीं, इसमें टाइम लगता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले क्या करेंगे, वो जो है नॉर्मली इंडिया में एंटर करेंगे, इंडिया की मार्केट को समझेंगे, उसके बाद जो कुछ पार्ट यहाँ बनाएंगे, कुछ पार्ट वहां बनाएंगे। जब उन्हें ग्रोथ दिखती है कि हाँ ग्रोथ हो रही है, तो वो धीरे धीरे जो प्लांट होता है वो सेटअप करते जाते हैं इंडिया में, सेटअप करते जाते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे करते करते वो 100% इंडिया में बन सकता है। अब आपसे तो एक बार में और इतना बड़ा इन्वेस्ट कौन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए सबसे बड़ा रीजन है कि बाहर की कंपनियों को आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब टेस्ला इंटर कर रहा है, टेस्ला में कभी सेम इशू इसने बोला है, पर टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है, हो सकता है वो किसी और तरीके से यहाँ सर्वाइव कर जाए। उसके अलावा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो एक तो ड्यूटी कम करना चाहिए। उसके बाद इनको कुछ जो बाहर से कंपनियां आ रही है इनको अपनी तरफ से कुछ इंसेंटिव देना चाहिए, इनको कुछ ग्रोथ देना चाहिए इनको। और इंसेंटिव के साथ साथ इनकी जो जितनी भी लॉस में जा रही हैं, जो प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं बाहर की कंपनियां, कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हो, तुम आपको इस पे छूट दे देंगे, आप ऐसे करोगे हम आपको ऐसे छूट दे देंगे। तो बहुत सी चीजें हैं, टैक्स के अलावा भी उनके प्लांट में हेल्प करें, उनको प्लांट थोड़ा सस्ते में दिला दें। तो इन सब चीजों पे अगर वो इस पे हेल्प करेगी तो वो अपना पूरी तरीके से यहाँ पे बना पाएंगे और क्या करेंगे, मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अब इस तरीके से जो हमारा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है वो उस पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ेगा। आप देख रहे हो जिस तरह से ये कंपनियां छोड़ छोड़ के जाएंगी, तो अब हम कह रहे हैं 100% हर चीज मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो अगर 100% मेक इन इंडिया है तो बाहर की कंपनी पे हमको डिपेंड होना पड़ेगा, पर एक बैड साइन जा रहा है कि यार वहां से तो लोग कंपनियां भाग रही हैं, तो कैसे होगा? तो ये सारे प्रॉब्लम है, ये सारा सोल्यूशन है, मैंने आपके सामने किया है। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए, इंडिया को टैक्स वगैरह कम करना चाहिए या जाने जो जा रही कंपनी जाने दे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।